नमस्कार। सहारा इंडिया एक ऐसी कंपनी जो कि लगातार लोअर कोर्ट से लेकर के अपर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक आदेश लगातार देते आ रहे हैं सहारा इंडिया को कि अपने निवेशकों का पैसा आप वापस करिए। आपने गलत तरीके से पैसा जमा कराया है। तमाम ऑर्डर है कि आप पैसा पहले निवेशकों का रिफंड करिए और फिर उसके बाद आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन सहारा कभी भी निवेशकों का पैसा स्पष्ट रूप से वापस करने की बजाय कभी OFCD, कभी DRHP, कभी QSOP, कभी इन सहारा ग्रुप के अंदर तमाम सोसाइटीज ये बनते गए और निवेशकों के पैसे काफी हद तक इन कंपनियों के बीच घूमते रहे। सहारा के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इन पैसों को हमेशा घुमाते रहे और साथ में इस पूरे सिस्टम को और लोअर से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के लोगों को भी वो हमेशा घुमाते रहे। कभी भी निवेशकों का पैसा इन्होंने दिया ही नहीं। जो पैसे गलत तरीके से इन्होंने जमा कराए और उन पैसों को निवेशकों को जब वापस करने की आर्डर लोअर कोर्ट से लेकर के अपर कोर्ट तक या ट्रिब्यूनल से दी गई तो इन्होंने वापस किया ही नहीं। ऊपरी अदालत में उस आर्डर के अगेंस्ट में हमेशा ये पिटीशंस नई फाइल करते गए। इसी क्रम में अभी याद होगा आपको मार्च के फर्स्ट वीक में 9 या 10 मार्च को एक ऑर्डर आया था सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल से कि OFCD में लगभग 2 करोड़ निवेशकों से जो पैसा जमा कराया गया है। और उस समय जब 2011 में ये जब बातें सामने आई थी तब 17 करोड़ के आसपास इसका अनुमान था और ऑर्डर में इसका मेंशन भी किया गया था। लेकिन मार्च के पहले वीक में जब ये ऑर्डर आया तब 14,000 करोड़ के आसपास एक बार फिर से सहारा को जमा करने के लिए कहा गया। ये फाइनल ऑर्डर था सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का। और हमेशा की तरह आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का केस देख लीजिए जो स्टेट ऑफ यूपी के अगेंस्ट में चल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता का देखिए आप, एक ट्रांसफर पिटीशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अगेंस्ट में पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कई ऐसे केस चल चुके हैं जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। कई ऐसे ट्रिब्यूनल में भी केस QSOP वगैरह के चल चुके हैं। जो सिग्मा सप्लाई चेन का था उसको भी ये सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए और डिसमिस हुआ केस। तो उसी तरह से जो मार्च के पहले वीक में एक जजमेंट आया था सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का, उसके अगेंस्ट ये एक नया केस लेकर के सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नेम से सेबी के अगेंस्ट में एक न्यू पिटीशन 1 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने लगा दिया है। डायरी नंबर 19644/2026। सहारा ने जो नया पिटीशन फाइल किया है सहारा इंडिया रियल एस्टेट के नेम से सेबी के अगेंस्ट में, जिस सिविल अपील का जिक्र किया है इन्होंने 9813/2011 का, जिसमें कि 31/8/2012 का जजमेंट का जिक्र इन्होंने किया है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 28 अक्टूबर 2005 को इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन कराया था जिसके तहत इन्होंने पैसा लेना शुरू किया था, उस समय सहारा के उस कंपनी का जो नाम था वो था सहारा इंडिया जंक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से। तब सोचिए कि अक्टूबर 2005 में इस नाम से रजिस्ट्रेशन था और फिर 7 मार्च 2008 को ये नाम बदल दिया जाता है। वो हो जाता है सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये समझ से परे है कि इतने कम समय में इतने लंबे अमाउंट लगा करके नई कंपनियों का लाइसेंस लेना, नाम बदलने की क्यों जरूरत पड़ रही थी। और उसमें ये कहा गया था कि जो OFCD के तहत 17,000 करोड़ के आसपास पैसा जमा कराया गया है और जो RHP सब्सक्राइबर हैं उनको वो पैसा वापस किया जाए विथ 15% इंटरेस्ट के साथ में, या वो पैसा सेबी के पास जमा कराया जाए या किसी ऐसे नेशनलाइज्ड बैंक के पास पैसा जमा हो जहां से कि एक भारी भरकम रिटर्न भी मिले और उसमें भी पैसा कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के रूप में बने। 31 अगस्त 2012 के आदेश में ये कहा गया था कि अपने कस्टमर को सेबी के पास आप लेकर के जाइए, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ जाइए। अगर हो सके तो आप अपने निवेशक को, अपने सब्सक्राइबर को ले करके जाइए। लेकिन होता क्या है कि ये प्रयास लगातार करते हैं कि वो पैसा देना ही न पड़े। और वो मार्च में आ गया जजमेंट और ये फिर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, जबकि सहारा इंडिया रियल एस्टेट का पहले ही केस सेबी सहारा के नेम से चल रहा है, जो कि बहुत ही प्रचलित केस है, किसी से छुपा नहीं है। और उसी केस में सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच में डील भी होने जा रही है। ये जिस केस का रेफरेंस दिए हैं उसमें भी आदेश इनको है कि पैसा अपने निवेशकों को वापस करना है।
लेकिन ये नहीं माने। जब ये सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में गए, वहाँ का जजमेंट आया, उसको भी नहीं माना इन्होंने। वो पैसा निवेशकों का है, वो भले किसी एजेंसी में जाए, सेबी के पास हो, कहीं भी बैंक में हो, भारतीय सरकार के पास पैसा जमा हो, अंततः वो पैसा निवेशकों के पास ही जाएगा। और आंशिक रूप से ही सही, जो पैसा सेबी सहारा खाते में जमा है, CRCS पोर्टल के माध्यम से आंशिक रूप से जा भी रहा है। PACL में भी वही चीज़ है। पैसा अगर संस्थानों के पास होंगे तो अंततः वो पैसा निवेशकों को ही मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में। लेकिन अब उसमें गुणवत्ता, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, ये तो सिस्टम से छुपा नहीं है कि सिस्टम कैसा काम करता है। लेकिन एक यह भी रियलिटी है कि अगर इन संस्थाओं के पास पैसा रहेगा तो वो निवेशकों को मिलेगा। अक्सर सहारा के लोग कहते हैं कि सहारा आज तक कोई केस हारा नहीं है। हार किसको कहते हैं? किसी दो पक्ष के बीच में अगर केस चल रहा है, एक तरफ सहारा है, एक तरफ कॉर्पोरेट कंपनियों के रेगुलेटर है। कंपनियों के एक्ट, रेगुलेटर एक्ट, एजेंसियों के जो रेगुलेट करते हैं उनके एक्ट सहारा के ऊपर भारी पड़ते हैं और सहारा हारती है। केस हारने की एवज में ही उसको कोर्ट से, लोअर हो या अपर हो, कोर्ट से ये आदेश जारी किया जाता है कि आप पैसा वापस करिए अपने निवेशकों को। आपके जमा कराने पर रोक लगाई जाती है। आगे चल के कुछ कंपनियों के लाइसेंस भी रद्द किए जाते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि सहारा आज तक कोई केस हारी नहीं है, तो ये जो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का जजमेंट है हाल ही का, उसको क्या कहा जाएगा? ये हार है। 14,000 करोड़ आपको जमा करना होगा। उसके विरुद्ध में आप सुप्रीम कोर्ट फिर पहुंच गए और जिस केस का आपने रेफरेंस दिया है उसमें भी आपको 17,000 करोड़ रुपए उसको भी वापस सेबी के देखरेख में जमा करना था और उस निवेशकों को ला करके पूरे डॉक्यूमेंट के साथ उनका पैसा दिलाना था। लेकिन होता है इसके विपरीत। तो सहारा के लोग जो कहते हैं कि कभी हारते नहीं हैं, कोई केस हारी नहीं है, तो हारने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ वर्ष के लिए सजा ही दिया जाए तब भी आपकी हार होगी। हारना ऐसे आर्थिक अपराध में यही होता है कि आपको दंडित किया जाए कि आप अपने निवेशकों का पैसा तुरंत वापस करिए, 15% ब्याज के साथ वापस करिए। आपके आगे के बिजनेस पर फिलहाल रोक लगाई जाती है। आपको पैसा नहीं जमा करना है, आपको अपने निवेशकों का पैसा वापस करना है। तो हार यही है। ऐसे केस में उम्र कैद, फांसी की सजा या 10 वर्ष की सजा जल्दी नहीं होती है। शुरुआती स्टेज में ऐसे ही डिसीजन होते हैं। जब उसको भी आप नकारिएगा और बड़ा आर्थिक अपराध करिएगा तो दंड स्वरूप आपको कुछ सजा भी मिल सकती है जुर्माना के साथ में। जैसा कि पहले सुब्रत राय गिरफ्तार हुए, वर्तमान में OP श्रीवास्तव हैं, जितेंद्र प्रसाद वर्मा थे, अनिल इब्राहिम अभी गिरफ्त में हैं, तब ऐसे होता है। तो किस प्रकार की हार आप लोग ढूंढ रहे हैं जिसको कहते हैं कि सहारा कोई केस हारी नहीं है? क्योंकि लोअर कोर्ट में हारते हैं तो ऊपर के कोर्ट में अपील, वहाँ हारते हैं तो आदेश का पालन नहीं करना है। कंटेम्प्ट केस फिर रेगुलेटर एजेंसियां करती हैं। आप DRHP की बात करते हैं लेकिन SCRA की बात नहीं करेंगे। 2002 एक्ट की बात करेंगे, 1956, 55A का जिक्र नहीं करेंगे। जबकि इस पर हमने लगभग 9 माह पहले एक अच्छे से सारे एक्ट के बारे में जिक्र करते हुए वीडियो बना रखा है। क्योंकि उस समय एक राजा राम जी थे, उनका कमेंट आ रहा था, कोई और राजेंद्र शर्मा या ऐसे करके कई लोग थे, कन्हैया जी भी थे उस समय। कई सहारा के लोग अचानक से कूद पड़े थे हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के। तो उनके लिए DRHP और SCRA का, IPO का मतलब समझाना पड़ा था। कन्हैया जी जो कि सहारा में करोड़ों का निवेश कराए थे, एजेंट, प्रमोटर लोग, जिनके सामने समस्या को सुलझाने के लिए, निवेशकों का भुगतान करने के लिए, एजेंट का कमीशन देने के लिए सीनियर मैनेजमेंट टीम कभी आई नहीं जल्दी। ये आई तो बरगलाते रही। हार मान के ये कोर्ट का शरण लेते हैं, मुकदमा करते हैं। तो उनको कन्हैया जी लगातार आंदोलनकारी क्या क्या नहीं बोलते थे, इसमें कुछ छुपा नहीं है, सभी लोग जानते हैं। आज उन्हीं आंदोलनकारी के साथ एक बहुत बड़ा टीम गठित करना चाहते हैं, वो भी सहारा शीर्ष मैनेजमेंट के अगेंस्ट में, सहारा बचाओ अभियान, जिसके शायद सचिव महासचिव वो खुद हैं। काश ये वर्षों पहले चेतना जागी होती। जिस क्रूर छिपे हुए मैनेजमेंट के बारे में हम लोग वर्षों से कहते आ रहे हैं, उस मैनेजमेंट को ढूंढने का प्रयास कन्हैया जैसे लोग पहले किए होते तो शायद आज करोड़ों निवेशक, लाखों कर्मचारी, लाखों एजेंट, लाखों प्रमोटर इतने गहरे दलदल में फंसे नहीं होते। लाखों करोड़ का घोटाला अपने सही अंजाम तक पहुंच नहीं पाता। और जो सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर केस चल रहा है, एक तो बेल पिटीशन OP श्रीवास्तव के लिए और दूसरा एक जो मनी लॉन्ड्रिंग केस ED की तरफ से किया गया है, जिसमें 13 से 14 आरोपित व्यक्ति हैं,
उस पर सुनवाई अलग से चल रही है। उस पर जो पूरे केस पर एक विस्तृत सुनवाई जो होनी है, उसके लिए 7 मई 2026 का डेट कोर्ट की तरफ से पहले ही दे दिया गया है। उसका कारण सीधा सा है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव है, उनमें से विशेष करके बंगाल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि SIR कराते समय एक जुडिशियल की टीम गठित करनी पड़ी, जिसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। पहली बार एक ऐसा राज्य भी है जिसके लिए कोर्ट के जज को नियुक्त करना पड़ा देख रेख करने के लिए। आप सोचिए जरा, नहीं तो अभी लगभग 13 राज्यों में SIR कंप्लीट हो चुके हैं लगभग, ऐसी जुडिशियल टीम की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसी वजह से, क्योंकि जो सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर केस देख रहे हैं चीफ जज, वो SIR के और उस चुनाव में फंसे हुए हैं, तो इस केस के इंचार्ज जो जज इस समय नियुक्त हैं, वो इस केस की व्यापकता को देखते हुए, मनी लॉन्ड्रिंग के इस बड़े केस को देखते हुए, इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के बाद 7 मई को लिस्टिंग किया गया था और जो 2 अप्रैल को बेल पिटीशन पर सुनवाई होनी थी, वो एक अपीयरेंस मात्र बनकर रह गई और फिर 10 अप्रैल को डेट उसका फाइनल किया गया है, सुनवाई होगी, उसमें भी अपीयरेंस होगा। हालांकि आर्डर की कॉपी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने से विस्तृत इसके बारे में जानकारियां नहीं मिल पा रही हैं कि आखिर में ये किस किस को अपीयर्स की बात हो रही है, किस आर्गूमेंट या कौन सी ऐसी दलीलें वहाँ ज़रूरी हैं जिसके बारे में चर्चा हो रही है, और उसके आधार पर बेल पिटीशन पर सुनवाई पूरी की जाएगी। और वहीं जो भागे भागे गए थे सुप्रीम कोर्ट, वहाँ केस डिसमिस हुआ था सहारा का स्टेट ऑफ यूपी के अगेंस्ट में, और 2 अप्रैल को सुनवाई होती है इलाहाबाद के हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में, और उसके भी आर्डर की कॉपी अभी पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। लेकिन अगला सुनवाई का डेट एक बार फिर 8 अप्रैल 2026 का पोर्टल पर शो कर रहा है। तो अभी भी केस डिस्पोज कराने का जो पिटीशन फाइल किया गया है, उस पर कंप्लीट सुनवाई नहीं हुई है। अभी वो केस ओपन है और 8 अप्रैल को एक बार फिर से सुना जाएगा। और अब जान ही रहे हैं कि झारखंड के अंदर CID द्वारा सहारा के ऊपर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। पटना हाई कोर्ट लगातार इनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी लोग पहुँच रहे हैं, अपने अपने पिटीशन दे रहे हैं। इनके सोसाइटियों को तलब किया गया है। जांच का दायरा पटना हाई कोर्ट में भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन सहारा मैनेजमेंट न जाने कहां से ये सब मैनेज कर रहा है। लाखों करोड़ों रुपए इन सभी केस पर बर्बाद कर रहा है, लेकिन अपने कर्मचारियों के सामने, जो कि नोएडा में पिछले 9 महीने से लगातार अनशन पर हैं, वहां मैनेजमेंट नहीं पहुंचता। निवेशकों के साथ बात करने के लिए, अपने सीनियर एजेंट के साथ, प्रमोटर्स के साथ, अपने अधिकारी कर्मचारियों के साथ बात करने का उनके पास समय नहीं है। लेकिन न जाने कहाँ छुपे बैठे हैं कि वहाँ से पूरे देश की कई अदालतों के अंदर केस लड़ने के लिए लगातार उनके एडवोकेट पहुँच रहे हैं। बिना पैसे के तो कोई जाएगा नहीं। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये पैसे कौन दे रहा है, इसका भी पता लगना चाहिए। और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार और ये तमाम जांच एजेंसियां, इनका काम है। इस देश के 13 करोड़ निवेशकों, लाखों कर्मचारी, एजेंट, सबको ठगा गया है, और वो कंपनी छुप करके, उसके मैनेजमेंट के लोग देश की तमाम अदालतों में निवेशकों का पैसा बर्बाद करके केस लड़ रहे हैं। लेकिन निवेशकों का पैसा स्पष्ट रूप से, निष्पक्ष रूप से, ब्याज सहित मैच्योर अमाउंट पूरा देने के लिए हमारे देश की रेगुलेटर एजेंसियां हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई नहीं सामने आ रहा है। न देश की हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐसी आ रही है जिसमें कि स्पष्टता हो कि आपको पैसा देना ही होगा। छुपा मैनेजमेंट कहाँ है, उसको सामने लाने के लिए कड़ाई कोई क्यों नहीं करता, कड़े आदेश क्यों नहीं हमारी अदालतें देती। सहारा की क्रूरता का पराकाष्ठा अपने चरम पर है। साथियों, आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि मुझे स्कैनर, QR कोड वगैरह से कोई आर्थिक सहायता की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है, सबसे बड़ा स्पष्ट निष्पक्ष रूप से बिना डरे बात रखने का जो मादा बनता है, वो होता है आपका लाइक और एक पॉजिटिव कमेंट, और आपका वीडियो को शेयर करना, आपका चैनल को सब्सक्राइब करना। करोड़ों निवेशकों के पैसे फंसे पड़े हैं, लाखों कर्मचारियों के, लाखों एजेंट के पैसे जो नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां बननी चाहिए कि सरकार के ऊपर, न्यायपालिकाओं के ऊपर इतना दबाव बने कि उनको करोड़ों देशवासियों के हित के लिए सोचने पर मजबूर
होना पड़े। चलिए साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।